हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित त्यागी और आज मैं आपके बीच हाजिर हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम रेट के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। आप रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है वेरी फास्ट, सेकंड है वेरी स्लो और थर्ड होगी मॉडरेट। तो बेटा आप रेट के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस को 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। आपके एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट कोई डिफाइन नहीं है या डायरेक्टली इसका कोई एलेबोरेशन नहीं है, पर ये आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है बेटा? वेरी फास्ट रिएक्शन जो होती है उसको आप सिंपली इस तरीके से याद रखना कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो सब वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस में होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, उनके अंदर आप याद रखिएगा, ना तो कोई बॉन्ड टूटते हैं और ना ही कोई नए बॉन्ड बनते हैं, सिर्फ आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं Na2SO4 प्लस BaCl2, तो बेटा यहां देखिए, Ba जो है वो SO4 के पास चला जाएगा और जो Na है वो Cl के पास चला जाएगा, और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर बनेगा NaCl और BaSO4। तो बेटा याद रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना तो बॉन्ड्स टूटते हैं और ना ही नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, सिर्फ आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो बेटा इसीलिए इस रिएक्शन को होने में टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि ना ही पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना है और ना ही नए बॉन्ड्स बनाने हैं, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज करना है। तो बेटा यही होती है आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन। बच्चों, अब हम बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। तो बेटा वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब है कि वो रिएक्शन जो होने में बहुत ज्यादा टाइम ले ले, उसे हम कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल जो इसका है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना बेटा? सोच के देखिए, अगर आपने अपने घर में कोई गेट लगवाया है और अगर आप उस पर पेंट वगैरह नहीं भी करवाते हैं, तब भी ऐसा नहीं होगा कि वो 1 आध महीने में ही जंग लग जाएगा उस पर फिर भी जंग लगने में 1 2 साल 3 4 साल लग जाएंगे। नॉर्मली भी जो हमारे घर के गेट होते हैं लोहे के, ठीक है ना, उनमें कोरोजन होने में, जंग लगने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं जनरली। तो बेटा ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं, ठीक है, होने में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बहुत धीरे हो रही हैं तो बेटा हम इन रिएक्शन का रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि किसी पर इतना खाली वेला टाइम होगा नहीं कि वो 5 10 साल बैठा रहे इस रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए। और सिमिलरली हम वेरी फास्ट का भी रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते फुल एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि उसको होने में बहुत ही कम टाइम लगता है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ आयंस एक्सचेंज होने होते हैं। ठीक है ना, ना कोई बॉन्ड टूट रहे हैं और ना ही कोई बॉन्ड नए बन रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो बेटा विद इन सेकंड हो जाती है वो रिएक्शन। तो ना ही हम उसका रेट निकाल सकते हैं एक्यूरेसी के साथ और ना ही हम इसका निकालेंगे। तो बेटा वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन आपके सिलेबस में आपको नहीं पढ़ने हैं। जो आपको पढ़ने हैं वो है हमारे थर्ड टाइप, मॉडरेट वाले रिएक्शंस। बेटा मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शन है जो आपको डिफाइन करने हैं, आपको पढ़ने हैं इस साल की आपके सिलेबस में। तो बेटा मॉडरेट रिएक्शन जो होती है उसको अगर मैं एक सटीक वर्ड में बोलना चाहूँ, तो बेटा ये रिएक्शंस होने में फाइनाइट टाइम लेती हैं। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि 4 5 साल लग जाएंगे और ऐसा भी नहीं कि 1 2 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो बेटा एक फाइनाइट टाइम, एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम करती हैं ये रिएक्शंस होने में। तो बेटा हमें यही स्टडी करने हैं इस साल। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस। तो बेटा याद रखना, मॉडरेट रिएक्शंस में बॉन्ड टूटेंगे भी, बॉन्ड्स ब्रेक भी होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म भी होंगे। तो बेटा पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे भी और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म भी होंगे। तो बेटा इनके होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इसलिए हम इनका रेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इनमें फाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, और बेटा इनके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों की दोनों होंगी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलकर के बना रहे हैं अमोनिया। तो बेटा पहले N2 के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, H2 के बीच प्रेजेंट बॉन्ड्स टूटेंगे और उसके बाद ये बेटा अमोनिया के अंदर N और H के बीच में नए बॉन्ड्स बनाएंगे भी। तो बेटा पुराने बॉन्ड्स ब्रेक भी होंगे
और नए बॉन्ड्स फॉर्म भी होंगे। तो बेटा इन रिएक्शंस के रेट को कैलकुलेट करना हमारे लिए ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लगता है इन रिएक्शनों को होने में। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो बेटा सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। उसके अंदर पहला पॉइंट आएगा फिजिकल स्टेट। बेटा आप जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से बेटा सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं थोड़ा सा, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक होती है। ठीक है, लेकिन बेटा गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो बेटा सोचिए किसको हम बहुत आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं हल्की सी हीट देने पर। तो बेटा गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो बेटा इसका बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान होगा, तो बेटा इसीलिए इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। गैस को हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, लिक्विड को दूसरे नंबर पर, और सॉलिड को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। अब बेटा इसके बाद दूसरे नंबर पर जो फैक्टर हमारा आता है वो है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से किसका रेट ज्यादा होगा। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर का रेट हमेशा ज्यादा होगा। इसका रीजन ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती है। उसकी कंपोजिशन सेम होगी हर जगह, हर जगह पे आप चाहे इस जगह पर देखें तो भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इस जगह पर देखें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इस जगह पर देखें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हर जगह सेम कंपोजिशन मिलेगी पार्टिकल्स की। तो बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी हर जगह पर पार्टिकल्स को या बॉन्ड्स को तोड़ने में। लेकिन बेटा हेट्रोजीनियस में कहीं पर पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी और कहीं पर पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम होगी। तो हो सकती है कि यहाँ के पार्टिकल्स तो आसानी से टूट जाए लेकिन ये वाले पार्टिकल ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करें टूटने के लिए। ठीक है ना, तो कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है। तो बेटा इसलिए हेट्रोजीनियस का रेट कम होता है और होमोजीनियस का रेट ज्यादा होता है। बेटा अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। इसका एक ऐसा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि आप हमेशा अपने लाइफ टाइम तक याद रखेंगे कि अगर आपके सर में हेडेक है, दर्द है, तो आप अगर एक केरोसिन की गोली लेकर आते हैं और उसको एक गिलास पानी के अंदर सीधा डाल देते हैं तो वो डिजोल्व होने में टाइम ज्यादा लगेगी। ठीक है ना, लेकिन अगर बेटा आप उस गिलास ऑफ पानी के अंदर उस डिस्प्रिन की गोली को या केरोसिन की गोली को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर डालेंगे तो वो बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाएगी। तो बेटा याद रखना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड वाला मिलेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। आप देखिए, समझिए बेटा, इस एग्जांपल को समझिए। बेटा अगर मैं पानी के अंदर एक चोक को सीधा ऐसे डिजोल्व कर देता हूं तो बेटा जितने इसके सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहे हैं वो एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है और एक ये कर्व्ड वाला हो रहा है। तीन एरिया, दो क्रॉस सेक्शन कोनों के और एक कर्व्ड एरिया एक्सपोज हो रहा है। लेकिन बेटा अगर मैं उस चौक के टुकड़े को तीन हिस्सों में तोड़ू, पहले उस चौक के पीस को और फिर वाटर के अंदर डिजोल्व करूं, तो बेटा हर टुकड़े के हर टुकड़े के क्रॉस सेक्शन और कर्व्ड एरिया, हर टुकड़े का क्रॉस सेक्शन और कर्व्ड एरिया एक्सपोज हो रहा है उस वाटर के साथ। तो बेटा ये आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, जितना ज्यादा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो बेटा हमेशा याद रखना कि आप अगर डिस्प्रिन या केरोसिन की गोली को तोड़ करके डालोगे तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, और अगर आप उसको पूरा पूरा पीस डालोगे तो वो ज्यादा टाइम लेगी डिजोल्व होने में। ठीक है, अब बेटा फोर्थ टाइप जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो बेटा याद रखना, रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने में आपको उतनी ज्यादा हीट या एनर्जी देनी पड़ेगी और वो रिएक्शन उतनी ही लेट होगी या उतनी ही धीरे होगी, क्योंकि अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो टूटेगा ही नहीं, वो टूटना ही नहीं चाहेगा। तो बेटा उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना, वो रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी क्योंकि जितना रिएक्टेंट स्टेबल होगा उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा टूटने में। तो बेटा याद रखिएगा, रिएक्टेंट का जो रेट है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर आपका रिएक्टेंट स्टेबल हुआ तो वो आपकी रिएक्शन आसानी से हो नहीं पाएगी। तो बेटा ये लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्शन जल्दी नहीं हो पाएगी, उसका रेट कम होगा, और अगर रिएक्शन स्टेबल नहीं है तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा बेटा। ठीक है, और बेटा वहीं पर
प्रोडक्ट का जो है वो स्टेबिलिटी जो है प्रोडक्ट की वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा सोच के देखिए कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वो स्टेबल बन ही नहीं पा रहा है, जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं वो स्टेबल है ही नहीं, बन ही नहीं पा रही है, तो बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी और वापस वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तभी तो आपका रिएक्टेंट। ठीक है मेरे बच्चे। बेटा दूसरा फैक्टर जो कि रेट को इफेक्ट करता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रेट उतना ज्यादा होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो रेट कम होगा। बेटा इसका एक बहुत धांसू एग्जांपल है कि अगर रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, ठीक है, तो बेटा आप याद रखना कि रस्टिंग कोरोजन ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पर एयर के अंदर मॉइस्चर की अमाउंट ज्यादा होती है तो वो ज्यादा कोरोजन करती है। तो बेटा याद रखो कि रेनी सीजन के अंदर एयर के अंदर मॉइस्चर की अमाउंट, वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी तो वो ज्यादा कोरोजन करेगी। तो बेटा इसलिए याद रखना है आपको इस एग्जांपल से कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट की। थर्ड फैक्टर बेटा जो है आपका वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा याद रखना टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा हीट देंगे तभी तो हम रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड्स को तोड़ पाएंगे और नए बॉन्ड्स बन पाएंगे। बेटा यहाँ पर एक रफ रूल भी एग्जिस्ट करता है। ये रफ रूल आपको ये बताता है कि अगर आप किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उसका रेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स डबल हो जाता है। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि अगर आप रफ रूल के अकॉर्डिंग किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाता है। इसका जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो कि आप आगे पढ़ेंगे वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो बेटा याद रखना कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट के जो हम आगे पढ़ेंगे वो डबल हो जाता है, इसलिए रेट कांस्टेंट रेट भी डबल हो जाता है। ठीक है, ये हम आगे कंसिडर करेंगे बेटा। ठीक है, हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड रेडिएशन। ठीक है, पहले मैं आपको रेडिएशन के बारे में बताता हूँ कि बेटा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि AgCl जो था वो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड था, सनलाइट के प्रेजेंस में आते ही टूट जाता है। तो बेटा याद रखिए अगर आप रेडिएशन देते हैं किसी किसी रिएक्शन में तो वो कंपाउंड बहुत आसानी से टूट जाएगा और Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा याद रखना कभी कभी रेडिएशन जो है वो भी रेट को बढ़ा देती है, क्योंकि ये हीट की वजह से पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और कंपाउंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा रेडिएशन जो है वो भी रेट को बढ़ा देती है। अब बेटा हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। बेटा कैटलिस्ट के बारे में आपको पता होगा कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा ये नहीं बोलना कि बढ़ाएंगे या घटाएंगे, है ना, क्या हमेशा बढ़ाते नहीं है, घटाते भी हैं कभी कभी। तो एक वर्ड जो है वो आपको डिफाइन करना है कैटलिस्ट के लिए, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। आपको ये वर्ड यूज करना चाहिए कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, ठीक है ना, कभी बढ़ा भी देते हैं और कभी कभी घटा भी देते हैं। तो कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं लेकिन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते, विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो बेटा अगर हम KClO3 को तोड़ना चाहें तो बेटा पहली बात तो यहाँ पर MgO की जगह MnO कर लेना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीज ऑक्साइड है। तो बेटा मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम KClO3 को तोड़ना चाहें तो बेटा वो KCl और O2 में आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। तो बेटा याद रखना कभी कभी आपका कैटलिस्ट जो है उसके होने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शानदार एग्जाम्पल्स के साथ आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। ठीक है ना, ऐसे ही प्यार करते रहिए ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच। और इस पीपीटी को बनाने के लिए मैं आशीष को थैंक यू बोलना चाहूंगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना, धन्यवाद भाई, ऐसी अच्छी अच्छी पीपीटी बनाते रहिए हमारे लिए। ठीक है ना, और बेटा आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।